So let's we start with the concept of Consumer Protection Act 2019. सर क्या 2019 एक्ट फर्स्ट टाइम है या इससे पहले एक्ट थे? सर इससे पहले भी एक्ट थे 1986, और सर 1986 तो एक्ट था ही, लेकिन उसके बावजूद भी सर 3 बार अमेंड किया गया। कब कब किया गया सर? 1991, 1993 एंड 2002। सर अमेंड का मतलब क्या होता है? सर अमेंड का मतलब होता है सर सुधार करना, कोई भी दिक्कत होंगी उसको सुधार करना। सर लेकिन अमेंड करना ही क्यों पड़ा? अगर ये एक्ट सही होता तो शायद अमेंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो हम सुधार करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? सर रीजन क्या हुआ ना सर कि जो भी रिड्रेसल एजेंसी का मतलब ये होता है सर निवारण, यानी किसी भी दिक्कत का सुधार करना या निवारण करना। तो सर उसी वजह से सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया, जो सारे एक्ट को, यानी कि जो भी आपके पिछले सारे एक्ट थे उसको क्या, और जो भी अमेंडेड एक्ट थे उसको क्या कहते हैं, उसने रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस मतलब उसको पूरा हटा दिया उसने, ठीक। सर कंज्यूमर मीन्स एंड एनी पर्सन हु, सर कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? सर कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? सर बाय द गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन विच हैज बीन पेड और promised और पार्टली पेड एंड पार्टली प्रॉमिस। सर कंसिडरेशन का मतलब होता है सर समथिंग इन रिटर्न। सर समथिंग इन रिटर्न का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैं किसी को सर्विस दे रहा हूं, अगर मैं किसी को एजुकेशन की सर्विस दे रहा हूं, उसके बजाय में कोई मुझे पैसा दे रहा है या फीस दे रहा है, वो क्या होगा सर? वो क्या हो गया सर? कंसिडरेशन हो गया सर। उसी को कहते हैं सर कंसिडरेशन। समथिंग इन रिटर्न यानी कि मुझे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, जो मैं दे रहा हूं उसके बजाय मुझे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, यानी कुछ ना कुछ रिटर्न आना ही चाहिए, उसे कहते हैं सर कंसिडरेशन। अब ये होता है सर प्रॉमिस या पार्टली प्रॉमिस या पार्टली प्रॉमिस पेड। सर पेड का मतलब सर पेमेंट करेंगे, या फिर सर प्रॉमिस्ड या पार्टली पेड, यानी कि सर हम उसको प्रॉमिस कर रहे हैं आधा पैसा देने का, या प्रॉमिस कर रहे हैं कि पार्टली प्रॉमिस यानी कि हम देंगे, यानी कि अभी दिए नहीं है लेकिन हम देंगे, यानी कि कोई अमाउंट मेरा क्या रहा है? ड्यू रह जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है सर? बाय द गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन विच हैज बीन पेड और प्रॉमिस्ड और पार्टली पेड एंड पार्टली प्रॉमिस्ड, यानी कि हम पार्टली प्रॉमिस कर रहे हैं कि नहीं आधा पैसा देंगे आधा पैसा बाद में देंगे, यानी कि आधा प्रॉमिस हुआ आधा प्रॉमिस नहीं हुआ है, ठीक है। अब सर आता है क्या है सर? एनी लॉफुल यूजर फॉर सच गुड्स, ठीक है। सर लॉफुल यूजर का मतलब क्या होता है सर? लॉफुल और लॉफुल यूजर का मतलब क्या होता है सर? ऐसे समझिएगा सर कि मान लीजिए मैंने फोन खरीदा और मैंने ये फोन खरीदा अपने पेरेंट्स के लिए। अब मान के चलिए मैंने अपने पेरेंट्स को फोन गिफ्ट कर दिया। अब ये बताइए कि कंज्यूमर कौन, मैं या मेरे पेरेंट्स? सर और लॉफुल का मतलब क्या होता है सर? ओरिजिनल यूजर। ओरिजिनल यूजर तो मैं हूं। और लॉफुल यूजर का मतलब क्या होता है कि सर मैंने अगर अपने पेरेंट्स को दिया और मैंने अपनी इच्छा अनुसार उन्हें बोला कि नहीं आप यूज कर सकते हैं, तो यहां पे सर कंज्यूमर दोनों हो जाएंगे। कौन? या तो मेरे पेरेंट्स या तो मैं खुद, क्योंकि हमने बोला, यानी कि हम अथॉरिटी दे रहे हैं कि आप उस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, और ये भी राइट उनके पास हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी डिफेक्ट निकलता है उस गुड्स में, तो क्या होगा सर? मैं या मेरे पेरेंट्स दोनों ही उसमें रेमेडी क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। हम दोनों उसमें कंज्यूमर बनेंगे। अब सर लेकिन मुद्दा क्या होता है सर? लॉफुल की बात आ रहा है। अगर बाई चांस मैंने कोई फोन खरीदा, अचानक से वो चोरी हो जा रहा है, और वो फोन किसको मिला? उस पर्सन को जिसने चोरी किया है। अब ये बताइएगा कि क्या वो भी तो कंज्यूमर हो गया? फिर तो क्यों नहीं? अगर वो फोन उसको मिला तो वो भी तो कंज्यूमर हो गया। अब वो कंज्यूमर हो गया और बाई चांस उस फोन में कोई डिफेक्ट हो गया, तो चोर भी तो बोलेगा यार मैं भी तो कंज्यूमर हूं। तो क्या क्लेम रेमेडी वो कर सकता है कि या नहीं? सर बिल्कुल उसकी रेमेडी क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि सर वो लॉफुल यूजर है ही नहीं। क्या मैंने उसे बोला था कि तू चोरी कर, या मैंने उसे बोला है कि नहीं यू आर द लॉफुल यूजर? नो, वो लॉफुल यूजर है ही नहीं, क्योंकि वो चोरी का है, क्योंकि मेरी अथॉरिटी के बिना वो यूज कर रहा है उस फोन को, तो सर वो कंज्यूमर यहां पे नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए सर, अंडर एनी सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ सच गुड्स अदर देन पर्सन हु बाय द गुड्स फॉर कंसिडरेशन। सर डेफर्ड का मतलब क्या होता है सर? कि सर फ्यूचर में पेमेंट करना। ऐसे समझिए जैसे मैंने कोई फोन लिया और मैंने उसे ईएमआई पे लिया।
मैंने कोई फ़ोन लिया और मैंने उसे किस पे लिया सर, ईएमआई पे लिया। अब मैंने अगर फ़ोन को ईएमआई पे लिया तो सिंपल सी बात है सर, उसका पेमेंट एज अ फ्यूचर में करूँगा और सर इंस्टॉलमेंट पे ही करूँगा, चाहे वो 6 मंथ का हो या 10th मंथ का हो। तो सर उसी को कहते हैं सर डेफर्ड। डेफर्ड मतलब कि आप फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हैं, उसे कहते हैं डेफर्ड पेमेंट। और कौन सा सर, कंसिडरेशन तो दे ही रहे हैं ना सर, हम 1 महीने बाद दे या 10 महीने बाद दे, हम उस फोन के बदले मॉनेटरी टर्म में पैसा तो दे ही रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है सर, उसी में आता है सर, अंडर एनी सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ सच गुड्स अदर देन पर्सन हु बाय द सच गुड्स फॉर कंसिडरेशन पेड। पेड मतलब पेमेंट करेंगे। प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस कर रहे हैं हम सर, पार्टली पेड या पार्टली प्रॉमिस्ड, या कि हम या तो हम आधा पेमेंट कर रहे हैं या हम आधा पेमेंट करने की प्रॉमिस कर रहे हैं, उसे कहते हैं सर डेफर्ड पेमेंट। वो आता है सर, इंक्लूड होता है किसमें सर, डेफर्ड पेमेंट में। ठीक है सर। लेकिन सर यहां पे क्या बात है ना सर, बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन सच गुड्स फॉर अ रीसेल फॉर एनी कॉमर्शियल पर्पस। सर इसका मतलब क्या होता है सर, कि इसमें सर कंज्यूमर तो हैं आप, लेकिन सर कंज्यूमर तब होंगे सर जब आपने पर्सनल यूज के लिए लिया, खुद कंज्यूम करने के लिए सर। अगर आप जैसे ही आप अगर रीसेल कर रहे हैं या एनी कॉमर्शियल पर्पस, रीसेल का मतलब क्या है, आपने वो गुड्स परचेज किया, जैसे मान लीजिए कि प्रीवियस एग्जांपल आप ये समझिए, जैसे कि मैंने अगर फोन परचेज किया अपने पेरेंट्स को ना देकर मैं उसको रीसेल कर रहा हूं, तो सर वो रीसेल आप कंज्यूमर नहीं माने जाएंगे। ठीक, कंज्यूमर माने जाते हैं कब माने जाएंगे सर, वो जाएगा कंपटीशन एक्ट में, 2002 कंपटीशन एक्ट में, वहां पे आप कंज्यूमर हो सकते हैं सर, लेकिन यहां पे आप कंज्यूमर नहीं होंगे। और या फिर आपने कॉमर्शियल पर्पस, यानी आप उससे कुछ ऐसा बिजनेस करें, कोई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं, कॉमर्शियली काम कर रहे हैं, तो आप सर उसमें आप कंज्यूमर नहीं होंगे। आप सिर्फ कंज्यूमर तभी हो सकते हैं इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जब आपने उसे पर्सनल यूज के लिए खरीदा, फॉर कंज्यूम। अगर आप खुद कंज्यूम कर रहे हैं तभी आप कहे जाएंगे कंज्यूमर, नहीं तो आप कंज्यूमर नहीं होंगे अगर आप रीसेल कर रहे हैं या फिर आप कॉमर्शियल पर्पस के लिए परचेस कर रहे हैं, तो सर आप यहां पे कंज्यूमर नहीं कहे जाएंगे, यहां पे कंज्यूमर कवर ही नहीं होगा, इस डेफिनेशन में आप कवर नहीं होंगे अगर आप रीसेल कर रहे हैं या कॉमर्शियल पर्पस कर रहे हैं। ठीक सर, अब बात है सर सर्विस की। सर सर्विस किस है सर, तो हायर और अवेल ऑफ any service for a consideration which has been paid, promised या partly paid या partly promised under any system of deferred payment। तो डेफर्ड मतलब आपको मैंने पहले समझा दिया कि डेफर्ड का मतलब सर फ्यूचर में पेमेंट हम कर रहे हैं बाय इंस्टॉलमेंट या कैसे भी, लेकिन हम फ्यूचर में पेमेंट कर रहे हैं। और कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है सर, समथिंग इन रिटर्न, यानी कि जो हम सर्विस दे रहे हैं उसके बजाय मुझे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए इन अ रिटर्न फॉर्म में। ठीक, अब इंक्लूड्स एनी बेनिफिशियरी। सर पॉइंट है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी किसे कहते हैं सर, बेनिफिशियरी का मतलब क्या होता है सर, अगर किसी और ने परचेज किया लेकिन उसका यूज कोई और कर रहा है। ठीक है, मान के चलिए आपके पेरेंट्स को कहीं तीर्थ यात्रा पे जाना था और आपने उनके लिए ओला या उबर बुक किया और वो जा रहे हैं, बीच रास्ते में क्या हुआ कि जो ओला उबर था वो ड्रिंक एंड ड्राइव, यानी उसने लिटिल स्मॉल ले लिया। अब मेरा कहने का मतलब है क्या सर्विस है पूरी, सब फुलफिल तो सर्विस है ही नहीं। रीजन क्या है सर, क्योंकि सर उसने तो डेफिशिएंसी कर दी। अगर आप, जाहिर सी बात है, अगर आप सर्विस अच्छे से नहीं करेंगे तो सिंपल सी बात है सर डेफिशिएंसी सर्विस। तो सर हमेशा याद रखिए सर, सर्विस में हमेशा डेफिशिएंसी वर्ड आता है, यानी कि कमी, किसी भी काम में कमी। अब सर बेनिफिशियरी, यहां पे बेनिफिशियरी कौन है सर, पेरेंट्स। आपने अपने पेरेंट्स के लिए आपने ओला बुक की तो वहां पे बेनिफिशियरी कौन है सर, आपके पेरेंट्स। और पेमेंट सर आपने की, तो सर कंज्यूमर यहां पे दोनों है। पेमेंट भले आपने की लेकिन सर वहां पे उसका यूज कौन कर रहा है सर, आपके बेनिफिशियरी पेरेंट्स, तो वो बेनिफिशियरी हैं। अब वो भी केस कर सकते हैं और आप भी केस कर सकते हैं। किस पे केस करेंगे सर, सिंपल सी बात है, ओला और उबर पे। ठीक है, अब यहां पे समझिएगा सर, एनी पर्सन हु हायर एंड अवेल सर्विस फॉर कॉमर्शियल पर्पस डज नॉट इंक्लूड। सर अगर आप कॉमर्शियल पर्पस के लिए सर्विस यूज कर रहे हैं सर, तो यहां पे भी आप इंक्लूड नहीं होंगे, आप डेफिनेशन में आएंगे ही नहीं कंज्यूमर के, क्योंकि हमेशा कंज्यूमर की डेफिनेशन में आपको पर्सनल पर्पस सर्व करना ही पड़ेगा। अगर आप पर्सनल पर्पस सर्व नहीं कर रहे हैं तो आप कभी भी आप कंज्यूमर की डेफिनेशन में कवर होंगे ही नहीं। ठीक, तो
तो यहाँ पे भी आपका क्या होता है सर, यहाँ पे भी अगर आप हायर एंड अवेल कर रहे हैं कौन सी सर्विस है, कॉमर्शियल पर्पस वाली सर्विस, तो सर आप यहाँ पे इंक्लूड्स नहीं होंगे। आप इंक्लूड हो सकते हैं, कहाँ पे हो सकते हैं, कॉम्पिटिशन एक्ट में। कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 में सर आप रीसेल करिए पर्सनल यूज के लिए या कॉमर्शियल पर्पस से करिए, वहां पे सर आप एक कंज्यूमर हैं, लेकिन यहां पे आप कंज्यूमर नहीं है। यहां पे कंज्यूमर वही है जिसने पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया। जो भी गुड्स या सर्विस वो यूज कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है सर, पर्सनल पर्पस के लिए। और सर हमेशा गुड्स में क्या होगा सर, डिफेक्ट होगा तो हम उसको कंसिडर करेंगे गुड्स में, और सर्विस में हमेशा सर डिफिशियंसी होगी, डिफिशियंसी इन सर्विस, यानी कि कोई भी कमी जो भी आपने सर्विस ली उसको फुल्ली कंप्लीट नहीं करा गया, तो उसे क्या करेंगे सर, डिफिशियंसी इन सर्विस। तो सर ये आपकी डेफिनेशन हुई कंज्यूमर की, और ये आपका सर्विस में भी हो गया और आपका गुड्स में भी हो गया, ठीक है। कंप्लेनेंट मीन्स सर, कंप्लेनेंट में कौन कौन कवर हो सकता है सर, तो अब आइए देखा जाए। अ कंज्यूमर सर वो कंज्यूमर खुद जिसने पर्सनल पर्पस के लिए गुड्स को या सर्विस को कंज्यूम किया, ठीक। सेकेंड वो होता है सर, इन द केस ऑफ डेथ ऑफ अ कंज्यूमर, यानी कि अगर बाय डिफॉल्ट उस कंज्यूमर की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल हायर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या तो उसके लीगल है या उसने किसी नॉमिनी नाम दे रखा होगा, या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव या उसके बेबी या उसके बच्चे, उसके क्या हो जाएंगे उस समय कंप्लेनेंट बन जाएंगे। उसके बाद क्या होता है सर, इन द केस ऑफ कंज्यूमर बीइंग अ माइनर, यानी कि कंज्यूमर तो है लेकिन वो माइनर, 18 साल से उसकी उम्र कम है, तो उसकी जगह पे कौन कौन केस कर सकता है सर, उसके हिज पेरेंट्स या उसके लीगल गार्डियन, सॉरी, ठीक, या तो उसके पेरेंट्स या उसके जिसने भी वो उसके साथ रहता होगा वो उसके गार्डियन, उसके केस कंप्लेंट बन सकते हैं अगर वो माइनर है तो। वन और मोर कंज्यूमर वेयर there are a numerous consumers having a same interest। सर इसका एग्जांपल ऐसे समझिएगा सर कि मान के चलिए आप और हम होटल में गए हैं और ना उसमें लाइट अच्छे से आ रही है, नहीं इलेक्ट्रिसिटी में इशू आ रहा है, नहीं वहाँ पे कोई अच्छे से आपसे बात कर रहा है, वहाँ पे जो आपके रिसेप्शनिस्ट हैं वो मतलब मिसबिहेव कर रहे हैं आपके साथ, तो सर आपके साथ भी वही कर रहे हैं और हमारे साथ भी वही कर रहे हैं। तो सर वहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि आप कंज्यूमर फॉर्म में जाएंगे तो वो उसकी बात अलग सुनी जाएगी, आपकी बात अलग सुनी जाएगी, तो ऐसा नहीं हुआ सर। वहां पे डिसाइड क्या होता है कि जो दिक्कत आपके साथ हुई वही दिक्कत हमारे साथ हुई, तो वहां पे मर्ज करके उसको एक कंप्लेंट बनाया जाता है, उसे कहते हैं सर सेम इंटरेस्ट। यानी कि यहाँ पे दोनों को अलग अलग कंसिडर नहीं करेंगे, दोनों को मर्ज करके एक ही रेमेडी बनाई जाएगी और वहीं आपको आप क्लेम कर सकते हैं, तो आप क्या होगा उसमें आपके कंप्लेंट हो जाएंगे। एक होता है सर एनी वॉलेंट्री कंज्यूमर एसोसिएशंस रजिस्टर अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। इसका मतलब क्या होता है सर, ऐसे समझिए कि सिर्फ ह्यूमन वेलफेयर वाले जो काम करते हैं जैसे एनजीओस काम करते हैं सर, वो किसी पर्सन के बिहाफ पे, वो किसी पर्सन के बिहाफ पे वो रिप्रेजेंट करेंगे, उसे कहते हैं सर एसोसिएशन रजिस्टर, जो लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, यानी कि जो एसोसिएशन रजिस्टर है अंडर एनी लॉ, यानी किसी भी, जैसे एनजीओ हो गए, बहुत सारे सोशल वेलफेयर्स हो गए, आपने देखा वुमेन प्रोटेक्शन वाले जो होते हैं, जो मतलब कि वुमेन को प्रोटेक्ट करते हैं, उनके जो भी रूल्स होते हैं उनमें क्या होता है सर, आप वो भी आपके क्या हो सकते हैं सर, कंप्लेनेंट बन सकते हैं सर। यही आपके फीचर्स होते हैं सर कंप्लेनेंट के, यानी कि इतने लोग आपके कंप्लेनेंट बन सकते हैं। सो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपना फीडबैक हमें बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच।